बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और एक प्यारी सी सुबह एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम OICT कोर कंटेंट मंथ 1 की एपिसोड नंबर 6, 7 और 8 को एक्सप्लेन करेंगे। हम जानेंगे कि फेयर वैल्यूएशन यानी कि द रियल फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होती है और मैनिपुलेटिव मूव्स जिनको हम प्रोट्रैक्शन के नाम से जानते हैं, वो क्या चीज़ होती है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानब बिना किसी देरी के। GBP/USD डेली का चार्ट खुला हुआ है हमारे सामने और हम सबसे पहले जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है फेयर वैल्यूएशन कि प्राइस की एक तो मार्केट प्राइस होती है जो चल रही होती है, जबकि दूसरी प्राइस जिसको फेयर वैल्यू प्राइस कहते हैं। फेयर वैल्यू प्राइस दो तरह से, इसको दो पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। एक यानी कि जो हमारे सामने हाइज और लोज हैं उनका मिड पॉइंट, इक्विलिब्रियम, तो उसे हम फेयर वैल्यू प्राइस कहते हैं। जबकि दूसरी फेयर वैल्यू प्राइस या फेयर वैल्यूएशन जो कि मार्केट मेकर के पर्सपेक्टिव से देखी जाती है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और इसी के चलते ही हम फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट समझेंगे। एक्चुअल में रियल फेयर वैल्यू गैप क्या होता है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि कोई स्विंग जो है वो कोई ना कोई लिक्विडिटी स्वीप करे। यहाँ पे ये स्विंग इस लिक्विडिटी को और इसके साथ साथ ये यहाँ से इस लिक्विडिटी को इसने स्वीप किया है। BSL बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पे प्राइस ने पिक की है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये हमारे पास अब एक प्रॉपर स्विंग लग चुका है। लिक्विडिटी स्वीप हुई है और एक इंपल्सिव मूव नीचे की जानब आई है। जिस कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप की है ये वाली कैंडल है, ठीक है। ये कैंडल थी हमारे पास, इस कैंडल ने लिक्विडिटी को स्वीप किया। तो अब हमारा फेयर वैल्यू गैप यानी कि यहाँ से लेके इस कैंडल के लो से लेके और नेक्स्ट बुलिश कैंडल तक हमारा फेयर वैल्यू गैप होगा। यानी कि जिस कैंडल ने लिक्विडिटी ली है उस कैंडल से लेके नेक्स्ट बुलिश कैंडल तक हमारा फेयर वैल्यू गैप होगा, ठीक है। ये है रियल फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट। इन इन कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए दो तरीकों से ट्रेड करते हैं। अगर तो ये फेयर वैल्यू गैप इस तरह, फेयर वैल्यू गैप के बाद आप देखते हैं कि प्राइस एक बीपीआर बनाती है। बीपीआर क्या होता है? कोर कंटेंट से हटके मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता दूं कि बीपीआर, इसको बीपीआर कहते हैं। ये चीज इसको हम बीपीआर कहते हैं। बीपीआर का मतलब होता है बैलेंस्ड प्राइस रेंज, यानी कि प्राइस यूं एक पॉइंट पे ऊपर नीचे होती रहती है और वो किसी एक मतलब एक्यूमुलेट हो रही होती है एक पॉइंट पे, ऊपर नीचे विक्स छोड़ रही होती है, लेकिन वो एक ही जगह पे आके बार बार क्लोजिंग दे रही होती है, तो उसको हम बीपीआर कहते हैं। यानी कि बैलेंस प्राइस रेंज, ऊपर भी वो प्राइस बैलेंस कर रही होती है, रीबैलेंस बैलेंस रीबैलेंस कर रही होती है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं बीपीआर। तो यहाँ पे जैसे प्राइस नीचे निकली है, यहाँ इस पॉइंट से निकलने के बाद प्राइस ने यहाँ पे बैलेंस्ड प्राइस रेंज बनाया। ये हमारे पास डेली का टाइम फ्रेम है, तो अगर हम H1 में चले जाएं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि प्राइस ने बीपीआर बनाया है। बीपीआर जब भी बनेगा आप ये माइंड में रखना कि प्राइस इसकी एक जानब की लिक्विडिटी को पिक करेगी और दूसरी जानब निकल जाएगी। ये सेम कॉन्सेप्ट है पावर ऑफ 3 वाला, यानी कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट है। बस बताया आपको ये जा रहा है कि जहाँ पे ये इस तरह हो रहा होता है, जहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रही होती है, उसको हम बैलेंस्ड प्राइस रेंज भी कहते हैं अगर एक्यूमुलेशन की इस तरह की फॉर्म है तो, ठीक है। जैसे ये वाली फॉर्म है एक्यूमुलेशन की, तो इसको हम बैलेंस्ड प्राइस रेंज भी कहेंगे, ठीक है। प्राइस ने इसकी एक जानब की लिक्विडिटी पिक की है, दूसरी जानब दौड़ गई है, ठीक है। प्राइस हमेशा आपको ये करती नजर आएगी। यहाँ पे प्राइस ने यही काम किया है एक्यूमुलेशन की, यानी कि बीपीआर बनाया। और खैर इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखा जा सकता है कि शायद अगर बीपीआर है भी, क्योंकि हर दिन प्राइस एक ही जगह पे 3 से 4 या 5 दिन तक एक ही जगह पे प्राइस ऊपर नीचे होती रही है, विक्स छोड़ती रही है। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे प्राइस ने एक इम्पल्सिव स्विंग दिया है। इम्पल्सिव स्विंग देने के बाद प्राइस ने नीचे बीपीआर बनाया है। बीपीआर के बाद प्राइस ने वापसी ली है, उस फेयर वैल्यू गैप को प्रॉपर फिल किया है, यानी कि जो लास्ट बाय की कैंडल थी, लास्ट अप क्लोज कैंडल, उसको हिट किया है। उससे एक पिप भी ऊपर नहीं जा सकी, ठीक है। ये थोड़ा बहुत मार्जिन होता है आपके स्प्रेड का, और उसके बाद प्राइस नीचे चली गई अपने रियल डायरेक्शन की जानब। इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप के मतलब एक और बात कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप की विक और बॉडी दोनों को टारगेट कर सकती है। यानी कि ये जो लास्ट कैंडल लगी है, यहाँ पे हम कोई और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो प्राइस इस कैंडल ने लिक्विडिटी ली है, ठीक है। तो इस कैंडल की बॉडी और फिर हम इस कैंडल की विक, इन दोनों को लेंगे और प्राइस एग्जैक्टली वहीं से रिजेक्ट होकर बार बार जा रही है, ठीक है। तो इसको आप कुछ इस अंदाज से लिख सकते हैं, यानी कि इस कैंडल से लेके जो रियल फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे आया है इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ, वो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ये जो नेक्स्ट ब्लैक कैंडल आई है ना, इस ब्लैक कैंडल के बाद नेक्स्ट ब्लैक कैंडल आई है, वहां तक हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है, रियल फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। और प्राइस इसकी बॉडी तक भी आ सकती है और इसकी विक तक भी आ सकती है।
और फिर प्राइस वहाँ से वापसी लेगी। तो यही कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि अगर प्राइस ऊपर जाएगी भी तो वो इसकी बॉडी तक जा सकती है, इसकी विक को छोड़ के इसकी आगे बॉडी तक जा सकती है, बॉडी से आगे नहीं जाएगी। तो इसको हम कहते हैं रियल फेयर वैल्यू गैप या फेयर वैल्यूएशन का ये कॉन्सेप्ट है। ये है अगर आपने ट्रेड हमने प्ले करनी है। अब हम इसको दूसरे अंदाज में देखते हैं कि हाँ, जैसे ये हमारे पास है, इसको हम ज़रा गौर से देखें यहाँ पे, तो प्राइस ने फेयर वैल्यूएशन का एक दूसरा कॉन्सेप्ट जिसको यानी कि लिक्विडिटी वाइड भी कहते हैं। एक तो फेयर वैल्यू गैप की ये किस्म हो गई कि प्राइस उसके फ़ौरन बाद आपको पीपीआर में नज़र आएगी और दोबारा से प्राइस वहाँ पे यानी कि पावर ऑफ 3 प्ले होगी, प्राइस एक एक्यूमुलेशन करती है, मैनिपुलेशन करती है, उस फेयर वैल्यू गैप के एंड तक फिल करती है पूरा और वापस चली जाती है। इसको दूसरे अंदाज में सीखते हैं कि क्या हो कि अगर प्राइस बहुत ही स्पीड के साथ निकल जाए एक तरफ को, यानी कि जैसे प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी पिक की है, तो ये लास्ट कैंडल हमारे पास ये आई है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कैंडल ने तो लिक्विडिटी पिक की ही नहीं। तो जब इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है लिक्विडिटी पिक के बाद हमने देखना होता है ऑर्डर ब्लॉक को, तो उसके लिए हम फिर रिलेटिव तरीके से इसको देख रहे होते हैं। जैसे इन हाइज़ की लिक्विडिटी, ये जो हमारे पास हाइज़ पड़े हुए हैं, इन हाइज़ की लिक्विडिटी इस कैंडल ने पिक की और साथ में इस फेयर वैल्यू गैप में टैप किया है, ठीक है? उसके बाद इस कैंडल का लो जो है, उसको अगर हम मार्क करें, तो इस कैंडल के लो को यानी कि इस कैंडल के साथ ये कैंडल अलाइन हो रही है, ठीक है? और अगर इस कैंडल के अंदर ये कैंडल है, तो अगर हम इस कैंडल को भी मार्क कर लें यहाँ से, ठीक है? ये हमारे पास ये कैंडल आ गई। तो अब इसके बाद प्राइस जब नीचे की जानब निकली है, तो बहुत ही स्पीडी मूवमेंट के साथ निकली है। नो मूवमेंट अपवर्ड इन दिस लेग, इन दिस पर्टिकुलर लेग, ठीक है? इस स्पेसिफिक लेग में कोई भी मूवमेंट नहीं हुई अपवर्ड। इट मीन्स दैट कि ये अब हमारे पास एक लिक्विडिटी गैप है, यानी कि लिक्विडिटी वाइड है, फेयर वैल्यू गैप की दूसरी किस्म। तो जब इस तरह का सीन हो जाता है, अब हम इसको नेक्स्ट बुलिश कैंडल तक, ये हमारे पास नेक्स्ट बुलिश कैंडल है, तो नेक्स्ट बुलिश तक कैंडल तक लेके गए इसको हम, ठीक है? अब आप इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है? इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ ये है कि प्राइस इससे नीचे निकल जाती है, ठीक है? फिलहाल जैसे हमने पिछली वीडियो में समझा था, मार्केट मेकर्स ने जितनी भी अपनी सेल की पोजीशंस एक्यूमुलेट की हुई थी, इस सारी एक्यूमुलेशन में जितनी भी एक्यूमुलेशन हुई थी सेल की पोजीशंस की मार्केट मेकर्स की जानब से, वो जब तक ऑफसेट नहीं हो जाती, जब तक उनको वो सेल ऑफ नहीं कर देते, तब तक हमारे पास ये प्राइस नीचे जाती रहेगी। जब तक उनकी लास्ट पोजीशन सेल ऑफ नहीं हो जाएगी, तब तक प्राइस नीचे जाएगी और उसके बाद फिर वो अपनी बाइंग की पोजीशंस को एक्यूमुलेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप इसको देखें गौर से, तो हमारे पास ये एक लिक्विडिटी वाइड आ चुका है, ठीक है? ये एक बहुत ही स्पीडी मूवमेंट स्पीड आई है यहाँ पे। तो स्पीड का मतलब ये है कि अब प्राइस दोबारा ये एरिया फेयर वैल्यू एरिया हो चुका है, ये फेयर वैल्यू प्राइस हो चुकी है। फेयर वैल्यू किन के लिए हुई है? ये फेयर वैल्यू हुई है मार्केट मेकर के लिए। जब प्राइस डिस्काउंट में जाएगी, तो फिर प्राइस डिस्काउंट से जब भी निकलेगी, तो फ़ौरन इस एरिया को हिट करने वापस आएगी। फिर वैल्यूएशन का ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यानी कि इस एरिया को फिल करने आएगी, इस एरिया में प्राइस का आना तय हो चुका है। तो अब हम इसको देखते हैं, ज़रा इसको एक्सटेंड करके लेके जाते हैं और देखते हैं प्राइस ने इसको फिल किया है और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी पिक की और मतलब वो पिछले बीएसएल जो हमने मार्क किया था उसको पिक किया और प्राइस नेक्स्ट मूवमेंट के साथ नीचे चली गई। फेयर वैल्यू प्राइस की एक और एग्जांपल जो मैंने थोड़े दिन पहले एक ट्रेड ली थी, मैं वो ज़रूर देखना चाहूँगा और आप सब लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा उसे, क्योंकि मैंने वो ट्रेड जो है वो एनालिसिस ग्रुप में शेयर भी की थी और साथ में मैंने बताया भी था कि ये ट्रेड जो है ये सिंपल कॉन्सेप्ट पे ली गई है, उन कॉन्सेप्ट्स पे ली गई है जो कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये हम उस दिन यानी कि थर्सडे वाले दिन ये मैंने ट्रेड ली थी और मैं इस ट्रेड को आपको इसका लॉजिक भी बताऊँगा कि बिहाइंड द सीन इसका लॉजिक क्या था। सिंपल सी बात थी और छोटे से स्टॉप लॉस के साथ 2 या 3 पिप के स्टॉप लॉस के साथ मैंने ट्रेड ली थी और ट्रेड सारा दिन मेरी ही डायरेक्शन में चलती रही। इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं इस ट्रेड का। सबसे पहले हमारे पास आप देख सकते हैं कि प्राइस ने ये यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाइज़ थे, तो प्राइस ने इन रिलेटिव इक्वल हाइज़ को पिक किया है। कब पिक किया है? यानी कि मिडनाइट ओपन, ये हमारे पास मिडनाइट ओपन की लाइन लगी हुई है। तो प्राइस ने मिडनाइट ओपन के बाद आके रिलेटिव इक्वल हाइज़ को पिक किया है। मिडनाइट ओपन के बाद पिक करने का क्या लॉजिक बनता है, इसको हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह लेटर। और पिक करने के बाद यहाँ पे एक रेंज नज़र आ रही है आपको, ठीक है? रेंज बनी है, तो कंसोलिडेशन यानी कि हुई है। रेंज का मतलब सिंपल होता है कि कंसोलिडेशन हुई है इस एरिया में। तो इस कंसोलिडेशन के बाद प्राइस ने ऊपर निकली है, प्राइस ने इन हाइज़ को पिक किया है, ठीक है? मैनिपुलेशन यानी कि प्रोट्रैक्शन दिया ऊपर की जानब और फिर प्राइस नीचे की जानब मेल्ट हुई। अच्छा, यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो था वो ये था कि हमने यहाँ से इस हाई को और नीचे से इसके
यानी कि ये जो कैंडल है वही कॉन्सेप्ट है फेयर वैल्यू गैप का, जो कॉन्सेप्ट हमने पिछली थोड़ी देर पहले स्टडी किया है। जैसे प्राइस ने ये कैंडल, इस कैंडल के साथ सारी लिक्विडिटी पीछे से पिक की है, बीएसएल को ऑफ किया है, तो इट मीन्स दैट कि अब इस लो से लेके इस ऑर्डर ब्लॉक, इसको ऑर्डर ब्लॉक कह लें, जो भी कह लें आप, इस कैंडल के लो से लेके और नेक्स्ट बुलिश कैंडल तक हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, ये रियल फेयर वैल्यू गैप है। तो हमने इस रियल फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पे मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद प्राइस इसके अंदर आई है, ठीक है। मैंने एग्जैक्ट इसी एरिया पे अपनी एंट्री एग्जीक्यूट भी की थी, ग्रुप्स में शेयर भी की थी। यहाँ से सिंपल सी आपने अपनी एंट्री एग्जीक्यूट की है। लॉजिक क्या है आपके पास कि प्राइस ने जब ऊपर से बीएसएल ऑफ की, यानी कि बीएसएल उड़ाई है, स्वीप किया है प्राइस ने, उसके बाद प्राइस ने एक बेहतरीन सी डिस्प्लेसमेंट दी है, इम्पल्सिव स्विंग बनाया है। उसके बाद जब प्राइस वापस आई है, यहाँ पे ये वही कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जब प्राइस इस तरह नीचे आने के बाद प्राइस ऊपर नीचे होगी तो इट मीन्स दैट कि ये एक बैलेंस्ड प्राइस रेंज है। बैलेंस्ड प्राइस रेंज का मतलब होता है बीपीआर, यानी कि प्राइस एक ही एरिया को बार बार बैलेंस रीबैलेंस कर रही है, ठीक है। प्राइस इसके अंदर आई है और यहाँ से प्राइस नीचे गई कि अगर जो मैंने ट्रेड यहाँ से ली थी, जस्ट टू से अज्यूम करते हैं कि अगर हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस भी मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा हुआ था, ठीक है, कोई लंबा चौड़ा स्टॉप लॉस नहीं था इसका, और जितना वो लेके गई है, जो मेरा डिस्काउंटेड एरे था मेरे पास, वो मेरी मिडनाइट प्राइस यानी कि ये मिडनाइट ओपन प्राइस थी, और उसके बाद एशिया का लो था जो कि यहाँ पे बनता है। लेकिन प्राइस उसके बाद बहुत नीचे तक यानी कि मेल्ट होती रही। क्यों? सिर्फ आपके पास एक बेहतरीन सा अंदाज़ा था आपके पास कि मैंने किस चीज़ पे ट्रेड ली, 1:23 RR, ये देख लो, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे इक्वल हाइज, रिलेटिव इक्वल हाइज पड़े हुए हैं M1 पे। प्राइस ने उनको पिक किया और प्राइस ने एक नीचे की जानब फ़ौरन से निकल गई है, बड़ी स्पीड से निकल गई है, ठीक है। तो मैं इनको ज़रा यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। ये हमारे पास हमारा लिक्विडिटी वाइड आ चुका है। लिक्विडिटी वाइड का मतलब ये है कि प्राइस की जैसे ही यहाँ पे उनके ऑर्डर्स ख़त्म हो गए स्मार्ट मनी के, तो उनका मतलब है वो दोबारा से प्राइस को वापस लेके आएँगे और प्राइस इसको फ़िल करेगी, यहाँ तक तो लाज़मी आएगी। तो अगर हम इसको एक्सटेंड करके ले जाएँ तो प्राइस एग्ज़ैक्टली इसको फ़िल करने आई है, फ़िल करने के बाद फिर प्राइस नीचे की जानब चली गई है। तो ये सेम कहानी चलती रहेगी, ऐसे ही हर बार होता रहेगा। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है जनाब लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी को कुछ हम इस तरह से बयान करते हैं कि लिक्विडिटी एक ऐसा पॉइंट होता है प्राइस का, उसकी प्राइस के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस एसेट को जिस पॉइंट पे इजीली आसानी से बाय या सेल किया जा सके, उसको हम लिक्विडिटी कहते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे इस पॉइंट पे जब किसी कोई एक सेलर सेल करता है, फॉर एग्जांपल जस्ट एक समझने की बात है कि प्राइस को जब इस पॉइंट पे कोई सेलर सेल करता है तो प्राइस नीचे जाती जाएगी और वो उसकी पोजीशन पॉजिटिव रहेगी। लेकिन क्या होगा जब प्राइस यहाँ से रिटर्न होती है और वो स्टिल इसको होल्ड कर रहा है, ठीक है, तो जैसे ही प्राइस इसके ऊपर वापस निकलेगी ऊपर की जानब, तो उसकी पोजीशन जो है वो लॉस में आ जाएगी, ठीक है। तो उसका जो फ्लोटिंग प्रॉफिट था वो फ्लोटिंग लॉस में तब्दील हो जाएगा। ऑफ कोर्स उसने यहाँ पे इस हाई के ऊपर या इस हाई के ऊपर यहाँ पे कहीं पे नज़दीक-नज़दीक उसने अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा, या जब प्राइस उसकी प्रॉफिट में चली गई थी तो उसने ब्रेक इवन किया होगा। तो जैसे ही प्राइस में वापस आई है तो उसने आके हिट कर दिया उसका ब्रेक इवन या उसका स्टॉप लॉस जहाँ पे भी होगा। तो इस तरह प्राइस ने उसकी लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया, यानी कि उसकी पोज़ीशन को ऑफ कर दिया। तो इट मीन्स दैट कि वो अकेला नहीं ऐसा कर रहा। इस मार्केट में बैठे हुए 90% लोग जो हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे चलते हुए इसी तरह सेल करते हैं। यहाँ से सेल करने वाला, यहाँ से करने वाला और यहाँ से, इन सब पॉइंट्स सेल करने वालों के स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही पड़े होंगे। प्राइस इसके ऊपर आएगी, उन स्टॉप लॉस को पिक करेगी, यानी कि और उनकी पोजीशन क्लोज करेगी और फिर प्राइस इस नीचे वाली लिक्विडिटी को देखेगी। अगर यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है, लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो चुके हैं, तो फिर प्राइस यहाँ तक आएगी। उसको पता होगा कि यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस मतलब उनकी जितने भी उन्होंने यहाँ पे सेल की पोजीशन एक्यूमुलेट की थी, ठीक है, मार्केट मेकर्स ने, जब वो प्राइस नीचे आई तो यहाँ तक अगर उनकी सेल की पोजीशन सारी ऑफसेट हो चुकी हैं, न्यूट्रलाइज हो चुकी हैं और उन्हें पता चल चुका है कि अब हम लॉन्ग की पोजीशंस को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, तो फिर वो यहीं से ही प्राइस को वापस ऊपर की जानब ले जाएंगे। जैसे ये एक सीन क्रिएट भी हो रहा है, तो इसे हम लिक्विडिटी कहते हैं। लिक्विडिटी की हम 2-3 अक़साम को देखते हैं, जिनको हम कहते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। तो लिक्विडिटी को अगर हम देखें तो इसकी एक इस तरह की टाइप होती है कि फॉर एग्जांपल प्राइस एक एक यूँ लो लगाती है और लो स्वीप करने के बाद यूँ एक फेक एमएसएस होता है, ठीक है। आपने अब इस जानब ध्यान करना है, ठीक है। इस जानब में यानी कि ये है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। लेफ्ट साइड पे आपने ध्यान देना है, राइट साइड पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। प्राइस इस तरह करती है, यानी कि प्राइस ने एक यूँ दिया और उसके बाद ये हमारे पास एमएसएस हो गया, फेक एमएसएस हुआ है, फिर प्राइस नीचे गिरती है यूँ, ठीक है। नीचे गिरने के बाद फिर जब प्राइस यहाँ से ऊपर उठेगी ना यूँ करके,
तो वो जो लेफ्ट साइड पे अगर आप देख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये सारी केमिस्ट्री इसी सीन के अंदर है। ये एक्चुअली में मार्केट मेकर मॉडल है ये वाला, ठीक है? इसको थोड़ा-सा डिफरेंट वेरिएशन के साथ आपके सामने पेश किया जा रहा है, ताकि आपको समझ आ सके। अब यहाँ पे सीन क्या क्रिएट हुआ है कि प्राइस ने यहाँ पे ये एक मार्केट मेकर मॉडल की मैंने आपको सिर्फ एक हिंट दिया है कि ये मार्केट मेकर मॉडल है। फिलहाल हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसकी बेसिक और इसकी निटी-ग्रिटी को डिस्कस करने लगे हैं। इसको हम बोलते हैं हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ठीक है? अब हुआ क्या है इस सीन में कि प्राइस जब यहाँ से ऊपर गई है, तो इस सीन में प्राइस को जब नीचे आना है, तो प्राइस नीचे बहुत ही मुश्किल के साथ आएगी। क्यों मुश्किल के साथ आएगी? क्योंकि प्राइस जाते हुए ये जो रेजिस्टेंस क्रिएट करती जा रही है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन इसे बोलते हैं। प्राइस के पास बहुत सारी रेजिस्टेंस है यहाँ पे, उसे नीचे आना भी बड़ी मुश्किल से वो नीचे आएगी, यहाँ तक आएगी तो फिर वो ऊपर चली जाएगी, ठीक है? और जब तक के अनटिल अनलेस के उसके पास इस तरफ की जो भी उसके पास ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके, जो जहाँ तक वो पहुँचना चाह रही है, तब तक वो वहाँ तक पहुँच नहीं जाती। अमूमन तौर पे ये वाली लेग होती है, ये वाली, ठीक है? यानी कि नीचे फेक एमएसएस से पहली वाली लेग जो होती है ना, वो लेग या तकरीबन अमूमन तौर पे यही लेग होती है। इस लेग तक प्राइस अमूमन तौर पे पहुँचती है 90% इन द केस, ठीक है? ये हम गोल्ड के चार्ट पे आ चुके हैं, M15 का चार्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वही सेम सीन है जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि प्राइस सिंपली उसी कॉन्सेप्ट में यहाँ से प्राइस ने हाँ, ये वाला, ये प्राइस ने एक लेग लगाई है, ये हाई, फेक एमएसएस दिया है और उसके बाद प्राइस आती है नीचे, ठीक है? फेक एमएसएस का लोड आती है यहाँ पे। मैं यहाँ पे साथ-साथ में इसकी मार्किंग भी करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो सके, ठीक है? यहाँ पे ये फेक एमएसएस हुआ है, ठीक है? फेक एमएसएस के बाद प्राइस नीचे आती है, नीचे आने के बाद फिर प्राइस जाती है ऊपर यू ड्राइव्स के अंदर, ठीक है? और प्योर कंसोलिडेशन में या लार्ज कंसोलिडेशन जिसे कहते हैं। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इसके नीचे तो यानी कि वो यहाँ पे ये सोचते हैं कि नीचे तो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। नहीं, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी नहीं बल्कि यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन था। चूँकि प्राइस के पास लेफ्ट साइड पे आप अगर ज़रा गौर से देखें तो आपके पास वो वाला सीन क्रिएट हो चुका है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, ठीक है? तो यहाँ से ये वाली लेग थी ना, मैंने आपको बताया था कि आपके पास एमएसएस होने फेक एमएसएस होने से पहले वाली लेग जो होती है, ठीक है? वहाँ तक प्राइस कॉमनली रीच करती है। तो ये हमारे पास लेग थी, ठीक है? प्राइस यहाँ तक आई है, प्राइस ने उसको पिक किया है और अब प्राइस यहाँ पे मतलब उसके ऑब्जेक्टिव मीट हो चुके हैं। मे बी पॉसिबल है ये भी कि प्राइस मज़ीद एक ड्राइव लगाए ऊपर की जानिब। इस पॉइंट के लिए प्राइस एक दोबारा से ड्राइव लगाए और यहाँ तक अप्रोच करे, पॉसिबिलिटी है, ठीक है? लेकिन एक मेन जो उसके लिए पॉइंट था वो प्राइस ने यहाँ पे पिक कर लिया, ठीक है? ये है हमारे पास हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, यानी कि उसको वापस आने के लिए बहुत सारी रेजिस्टेंस उसके पास, वो जो भी लो लगा रही है, ठीक है? वो उसके पास रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस के तौर पे है। यानी कि यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, सेम सीन मैंने वही जो मैंने आपको बताया भी था कि जैसे प्राइस अब नीचे गिरेगी तो वो यूँ जब करती हुई ऊपर जा रही है ना, तो हर लो उसके पास एक रेजिस्टेंस के तौर पे बन गया चुका है। यानी कि अगर वो ये लो उसके पास रेजिस्टेंस है तो प्राइस नीचे आएगी भी ना, तो वो इस यहाँ से वापस चली जाएगी। सेम यहाँ पे भी सीन वही क्रिएट हुआ है। प्राइस जब भी ऊपर जा रही है, अब ये प्राइस के पास एक लो आया है, ठीक है? ऊपर गई है, दोबारा से नीचे आई है, ये अगला लो आ गया है, ठीक है? ऊपर गई है, नीचे आई है, ये अगला लो आ गया है। ऊपर गई है और बहुत स्पीड से नीचे आई लेकिन वो लो सिर्फ़ उसने उस लो से ही दोबारा से वापसी ली और ऊपर चली गई। तो इसी तरह प्राइस करती हुई ऊपर चलती जाएगी अनटिल अनलेस के प्राइस अपने जिस ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रही है उसको हिट ना कर दे। तो अब हम लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन को समझते हैं कि इसमें एक सिंपल सा सीन होता है कि प्राइस यूँ एक स्विंग उड़ाती है, ठीक है? और बहुत ही स्पीड के साथ नीचे आती है। स्पीड से मुराद ये है कि प्राइस यहाँ पे या तो रिट्रेसमेंट नहीं कर रही होगी या फिर बहुत ही थोड़ी-थोड़ी रिट्रेसमेंट कर रही होगी यूँ, ठीक है? और प्राइस इस रिट्रेसमेंट के साथ नीचे आ रही होगी। तो इसका मतलब ये होता है जब प्राइस इस तरह करती हुई नीचे आ रही हो तो इसका मतलब ये होता है कि प्राइस जैसे ही हमारे पास नीचे से यूँ एक शॉर्ट टर्म लगाएगी, ठीक है? शॉर्ट टर्म नीचे दोबारा से एक लो लगेगा और जैसे ही ये शॉर्ट टर्म उड़ेगा यहाँ से, ठीक है? ये शॉर्ट टर्म उड़ने के बाद फ़ौरन बाद आप ये समझ जाना कि अब भाई प्राइस जो है ना वो इस लो तक पहुँचने वाली है। तो इसके लिए आप जब जैसे ही प्राइस दोबारा नीचे आएगी, आप यहाँ से बाय ढूँढिए, ठीक है? और उसके बाद प्राइस चलती-चलती यहाँ तक आपकी लो के साथ हिट करेगी, तो फ़ौरन आप ये भी समझ जाना अब दोबारा से कि अब तो वो जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पड़ी हुई थी यहाँ पे सारी की सारी, अब यहाँ तक तो प्राइस ने पिक कर लिया है उसे, लेकिन ऊपर वाली जो है वो अब हमारे पास हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी में चेंज हो चुकी है। आपको इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आई होगी, ठीक है? तो मैं दोबारा से बता देता हूँ।
कि जैसे प्राइस यहाँ से निकली है ऊपर, ठीक है, जैसे ही प्राइस ने ये लो हिट कर दिया है ना, जिस लो से प्राइस निकली थी नीचे की जानब, इट मीन्स दैट कि अब प्राइस का ऑब्जेक्टिव मीट हो चुका है। अब उसके ऊपर पड़ी हुई लिक्विडिटी जो है वो इसके लिए हाई रेजिस्टेंस बन चुकी है। प्राइस के लिए बहुत मुश्किल है इस लिक्विडिटी को उड़ा के ऊपर ट्रेड होना, ठीक है, तो वो वहीं से रिट्रेस होगी और ये लेवल आपके पास कॉमनली OTE लेवल होगा, ठीक है, ये लेवल आपके पास OTE लेवल होगा और प्राइस इस OTE लेवल से दोबारा हिट करेगी और नीचे आ जाएगी, यानी कि चीज़ें सबकी सब अलाइन हो रही होंगी। तो इसको हम चार्ट पे चल के देखते हैं। तो हम GBP USD के चार्ट में पहुंच चुके हैं। GBP USD के चार्ट में अब हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि प्राइस यहाँ से ये लो बनाया है प्राइस ने, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इस स्विंग से देखना शुरू करें तो ये लो बनाया है, ये हाई है और उसके बाद प्राइस ये नीचे गिरती हुई आ रही है। और अगर आप देखें तो प्राइस अब इसी लो को हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो प्राइस ने यहाँ से इनफ रिट्रेसमेंट करना छोड़ दी है। अगर हम यहाँ से फिबोनाची को ड्रा करें, ठीक है, तो अगर आप गौर से देखें तो प्राइस 50% तक भी अप्रोच नहीं कर रही। इट मीन्स दैट कि प्राइस ने इनफ रिट्रेसमेंट करना छोड़ दिया है और हमारे पास अब यहाँ पे आपको लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन नजर आएगा, यानी कि लो रेजिस्टेंस नजर आएगी यहाँ पे पड़ी हुई लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी इस वाली वेव में। तो अब हम देखते हैं कि प्राइस के पास यहाँ से ये लो प्राइस ने प्रिंट किया है और इस लो को हम जरा यहाँ पे एक्सटेंड कर लें। प्राइस नीचे आती है, ठीक है, जब प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है ना, तो जैसे ही वो यूं करेगी स्विंग फेलियर के बाद दोबारा से शॉर्ट टर्म उड़ाएगी ये वाला, ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे प्राइस ने किया है, जैसे ही प्राइस नीचे आई है तो ये थोड़ा सा ऊपर निकलने के बाद ये स्विंग फेलियर और ये स्ट्रक्चर हुआ शिफ्ट यहाँ से। तो यहाँ से अब आपने बाय देखना शुरू कर देनी है। इस लेवल के बाद आप ये समझ जाएंगे कि प्राइस अब इस लो को हिट करने जाएगी, लाजमी जाएगी इस लो को हिट करने के लिए, ठीक है। प्राइस इस लो तक पहुँचती है, ठीक है, लो तक पहुँचने के बाद अगली मेन बात, जैसे ही प्राइस ने इस ऑब्जेक्टिव को मीट कर लिया ना, उसके बाद उससे अगली पड़ी हुई लिक्विडिटी लो रेजिस्टेंस, ये भी लो रेजिस्टेंस है ना, ये थोड़ी थी हमारे पास, ठीक है, लो रेजिस्टेंस को रिजेंबल इस तरह किया जाता है कि ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी, लेकिन याद रखें हाई रेजिस्टेंस भी ट्रेंड लाइन तरह की होती है, ठीक है, लेकिन उसकी और इसकी लेफ्ट साइड में फर्क होता है। अब ये देखो प्राइस ने यहाँ पे ये लो रेजिस्टेंस यानी कि ये पड़ी हुई है हमारे पास, तो ये भी तो लो रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे समझने की बात यह है कि प्राइस ने जैसे ही इस ऑब्जेक्टिव को हिट किया है ना, जैसे ही जो हमने डिस्कस किया था, वैसे ही ये ऊपर वाली लिक्विडिटी जो है ये हमारे पास हाई रेजिस्टेंस बन चुकी है। अब प्राइस के लिए बहुत मुश्किल है ऊपर जाना। ये वाला स्विंग तो प्राइस ने पिक किया है, लेकिन ऊपर वाला स्विंग और उनसे ऊपर वाले स्विंग्स को प्राइस पिक नहीं कर सकी और प्राइस नीचे की जानब वापस आ गई है, ठीक है। इससे हम कहते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। लास्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास जो है वो ये है इम्पल्सिव प्राइस स्विंग एंड प्रोट्रैक्शन। इम्पल्सिव प्राइस स्विंग और प्रोट्रैक्शन से मुराद ये है कि आप डेली टाइम फ्रेम में एक दिन के अंदर जो मैनिपुलेशन देखते हैं, यानी कि आप किस तरह से एक दिन के अंदर 3 ऐसे टाइम होते हैं जब आपको मैनिपुलेटिव मूव्स नज़र आती हैं। ऐसी मूव्स जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन होती हैं। फॉर एग्जांपल प्राइस ने अगर ऊपर जाना है तो एक ऐसा टाइम होगा प्राइस के लिए जिसमें प्राइस पहले रॉन्ग जाएगी फिर वापस अपनी डायरेक्शन की जानब जाएगी। इसी तरह अगर प्राइस नीचे जाना चाहती है तो एक ऐसा पॉइंट होगा जो प्राइस के लिए प्राइस पहले रॉन्ग जाएगी उस टाइम में और फिर प्राइस अपनी रियल डायरेक्शन की जानब निकलेगी उस टाइम के बाद, ठीक है। तो उन 3 टाइम्स को डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास गोल्ड का चार्ट खुला हुआ है, 1 टाइम फ्रेम हमारे सामने है। इसमें अब हम प्रोट्रैक्शन की 3 मूव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टाइम होता है मिडनाइट प्राइस ओपन, यानी कि 12 ओ क्लॉक। तो मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ जी। तो अब हम अपनी प्रोट्रैक्शन के बारे में समझेंगे। मिडनाइट ओपन को मैंने मार्क कर लिया है। ये ब्लू लाइन जहाँ से वर्टिकली और हॉरिजेंटली शुरू हो रही है, इस पॉइंट से हमारी मिडनाइट ओपन शुरू हो रही है, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से इधर से। तो अब हम जानते हैं कि मिडनाइट ओपन का काम क्या है, हमने मिडनाइट ओपन को किस तरह से जानना है। अगर हम यहाँ पे देखें मिडनाइट ओपन प्राइस पे, पहले प्राइस रॉन्ग साइड पे गई है। प्रोट्रैक्शन का मतलब होता है कि प्राइस का रॉन्ग साइड पे निकलना थोड़ी देर के लिए और फिर प्राइस रियल डायरेक्शन की जानब नीचे चली गई। यहाँ पे भी जैसे ही मिडनाइट ओपन हुई है प्राइस ऊपर चली गई फिर प्राइस नीचे चली गई, यानी कि प्रोट्रैक्शन उल्टी जानब ऊपर की जानब प्रोट्रैक्शन हो रही है मिडनाइट के बाद, ठीक है, और फिर प्राइस नीचे की जानब निकल गई। ऐसे यहाँ पे भी सेम सीन हुआ है कि प्राइस ने पहले नीचे की जानब प्रोट्रैक्शन की है फिर प्राइस ऊपर की जानब चली गई, ठीक है। और ऐसे ही नेक्स्ट डे भी सेम वही हुआ है कि प्राइस ने पहले नीचे की जानब प्रोट्रैक्शन की है खुलते ही फिर प्राइस ऊपर की जानब चली गई है, और सेम लास्ट डे में भी यही हुआ है, प्राइस नीचे की जानब प्रोट्रैक्ट होकर ऊपर की जानब निकल गई है, ठीक है, समझ आ गई। अब हम इसको
एक और टाइम फ्रेम को मार्क करते हैं जो कि है न्यूयॉर्क ओपन। तो अब हमारा दूसरा टाइम फ्रेम आ चुका है जिसको हम कहते हैं न्यूयॉर्क ओपन। तो न्यूयॉर्क ओपन में भी प्राइस पहले उल्टी जानब प्रोट्रैक्ट होगी, फिर दूसरी जानब निकलेगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे ही न्यूयॉर्क ओपन हुआ प्राइस उल्टी जानब प्रोट्रैक्ट हुई है नीचे की जानब, फिर प्राइस ऊपर की जानब गई है। यहाँ पे भी जैसे ही न्यूयॉर्क ओपन हुआ है प्राइस पहले उल्टी जानब प्रोट्रैक्ट हुई है, फिर नीचे की जानब गई है। और सेम कहानी यहाँ पे भी उल्टी जानब प्रोट्रैक्शन हुई, फिर प्राइस नीचे की जानब गई। और सेम यहाँ पे भी प्राइस उल्टी जानब प्रोट्रैक्शन हुई है और नीचे की जानब प्राइस गई है। ठीक है, तीसरा टाइम फ्रेम हमारे पास होता है जीएमटी। अब हमारे पास तीसरा टाइम आ चुका है जो कि है जीएमटी, यानी कि 00 पे मिडनाइट ओपन। इससे मतलब ये है कि जब कैंडल ओपन होती है तो उस टाइम पे, यानी कि उस टाइम पे प्राइस पहले ऑपोजिट साइड पे निकलेगी और फिर प्राइस उल्टी जानब जाएगी, यानी कि प्राइस पहले प्रोट्रैक्ट होगी और उसके बाद रियल डायरेक्शन की जानब निकलेगी। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखने वाली है कि जीएमटी के अकॉर्डिंग मिडनाइट की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी न्यूयॉर्क ओपन और न्यूयॉर्क मिडनाइट ओपन की है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सब टाइमिंग को लिख देता हूँ ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो सके। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे सारी टाइमिंग को मार्क कर दिया है। आपके लिए न्यूयॉर्क ओपन टाइम जो है, जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है, 7 o'clock है न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक। ठीक है, 7 o'clock सुबह के 7 बजे न्यूयॉर्क ओपन होता है। रात को 12 बजे, यानी कि 00 का मतलब है 12 बजे, रात को 12 बजे न्यूयॉर्क की रात होती है जब, तब हमारे पास मिडनाइट ओपन होती है न्यूयॉर्क की। इसको हम कहते हैं ट्रू डे ओपन। ठीक है, ट्रू डे ओपन इसको बोलते हैं। और जीएमटी मिडनाइट होती है, ये होती है 19 बजे न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक, यानी कि रात के 7 बजे न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक। ठीक है, यानी कि फॉरेक्स की कैंडल्स इसी वक्त ओपन हो रही होती हैं। तो ये थी आज की वीडियो और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। और कोशिश करूँगा मैं कि एक ओवरव्यू की वीडियो बना दी जाए जितना भी हमने इस पूरे मंथ में सीखा है, कोर कंटेंट मंथ 1 में। ठीक है, और जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं उन सबको ब्लेंड करके एक वीडियो बना दी जाए जिसमें 1-2 ऐसे सेटअप भी तलाश किए जाएँगे जिन सेटअप्स पे पूरे का पूरा कोर कंटेंट मंथ 1 पूरा उतर रहा होगा। यानी कि पूरे कोर कंटेंट मंथ 1 की जितने भी हमने इसमें से सीखा है उन सब कॉन्सेप्ट्स को उसमें ब्लेंड किया जाएगा, उसमें एग्जीक्यूट किया जाएगा और देखा जाएगा कि हम सब कॉन्सेप्ट्स को मिला के कैसे ट्रेड कर सकते हैं, बेहतरीन सी ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ ही हमारा मंथ 1 एंड होता है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट मंथ में। अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप सोशल मीडिया हैंडल पर रब्ता कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।